फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना इग्नू चैनल में। यदि आपका एमए में राजनीतिक शास्त्र सब्जेक्ट है तो ये विशेष रूप से गैस किया हुआ क्वेश्चन आपके लिए ही है। यदि आप दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार किया गया है। इसका कोड है MPS 004। कल हमने एक नंबर का क्वेश्चन देखा था, आज हम दूसरा नंबर का देखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% इस क्वेश्चन के आंसर से एग्ज़ाम में सहयोग मिलेगा। पर्यावरण की परिभाषित पर्यावरण को परिभाषित करें और पर्यावरण विवाद के कुछ मुद्दों पर चर्चा करें। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन मानव और प्रकृति के संबंधों की कहानी है। इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि मानव अपना विकास दूसरे जीवधारी के मूल्य पर करते हैं। फलतः वह ऐसे जाल में उलझ गए हैं जहां उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पर्यावरण का अर्थ वह सब है जो प्रकृति में मानव जाति को उपहार में दिया है, साथ ही राजनीति द्वारा पृथ्वी पर उत्कीर्ण दीवारों से भी निरपेक्ष है। सरलता से कहे तो भूमि, हवा, नदी, समुद्र, तालाब, जंगल तथा पृथ्वी पर के सभी वनस्पतियां और जीव जंतु के मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। लेकिन यह इन प्यारे वृक्षों एवं बाघ संरक्षण के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। यह पृथ्वी पर अवस्थित उन सभी पारिस्थितिक संबंधों का प्रभाव है जो इतिहास में निर्धारित समय पर विद्यमान रहते हैं। इस समय यह केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि पुरुष, स्त्री और सभी जीव जंतु, जिसमें छोटा कीड़ा या सूक्ष्म जीव तथा विशाल व्हेल या हाथी का उनके जैविक तथा अजैविक वातावरण के साथ उनकी परस्पर निर्भरता तथा आपसी उत्तरजीविता के संबंध भी हैं। प्रकृति कभी भी अपना योगदान करने वालों के बीच विभेद या श्रेणीबद्ध नहीं करता तथा उनके संसाधन सभी प्रकार के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन मानव जाति ने विशिष्ट तकनीक का विकास कर तथा उन अपारदर्शी वित्तीय साम्राज्य जो विकास के उदाहरण का पोषण प्रकृति का प्रतिकार करने के लिए करता है, को बनाकर निरंतर प्रकृति के विरोध में सेनाएं खड़ी की है। यह प्रकृति के साथ मानव के संबंध को विकसित करने के बजाय प्रकृति का दमन करता है। आइए हम देखते हैं पर्यावरण विवाद के मुख्य मुद्दे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे ताकि जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप नोट करते जाएं। पर्यावरण विवाद के मुद्दे। संसाधनों की कमी का अल्प विकास,
दूसरा है राष्ट्र की परस्पर निर्भरता। अगला पॉइंट है विकास को कायम रखना। और अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा के बदले परिदृश्य। अगला है पर्यावरण तथा विकास की बहस। आइए हम सभी पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। मैं पुनः कहना चाहूँगी आप कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करें, जैसे कुछ बिंदु, स्थान, समय, ईस्वी को कृपया नोट करें। इससे आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन के टॉपिक वाइज आंसर को, यानी पर्यावरण विवाद के मुख्य मुद्दे। पहला, साधनों की कमी तथा अल्प विकास। 1972 के स्टॉकहोम के अधिवेशन, जिनके बाद द लिमिट्स टू ग्रेथ, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें आप। के प्रकाशन में तेजी से बढ़ते हुए प्रौद्योगिकीकरण को ना कर दिया। साथ ही रचाल कौरसान की पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग के उन लोगों की उदासीनता और चुप्पी को हिला करके रख दिया। जिन्होंने खड़े होकर वन्य जीवों के विनाश को प्रकृति और खाद्य श्रृंखला का गैर जिम्मेदार रसायन, नया सामुदायिक संसाधन व्यवस्थाओं के धीरे धीरे विलोप होते हुए विनाश को बड़ी कॉमनर लिखते हैं। मानव जाति जीवन चक्र से टूटकर निकल गया है, यह आवश्यकता के कारण नहीं है, बल्कि यह वैसे सामाजिक संस्थानों द्वारा हुआ है जिसे होने प्रकृति को जीतने के लिए बनाया है। ये संपत्ति प्राप्त करने के साधन हैं जिनका विरोध उनसे जो प्रकृति यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रकृति पर शासन करता है। ये जो है आपका, ये यहाँ प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति। अविकसित और विकासशील देशों द्वारा पश्चिम को पकड़ बराबरी पर आर्थिक चमत्कार की आवृत्ति करने के प्रयास ने उन्हें गरीब, कर्जदार और आवश्यक सामानों की पूर्ति में धीमी गिरावट की ओर अग्रसर किया। कर्ज
के संचयन ने विकासशील देशों को विकासहीनता के जाल में जकड़ दिया। ऐसे देश अपने परिसमापन की संभावना को खत्म करने के लिए पर्यावरण का अतिमात्रा में प्रयोग करने को विवश है। यहाँ तक कि केवल ऋण और समग्र राष्ट्रीय उत्पाद का 6 से 7% के बीच हो गई। पूरे विश्व में 800 मिलियन से भी अधिक लोग स्वास्थ्य, कुष्ठन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बिना गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण का विकास होता है, वैसे वैसे गरीब क्षेत्र के लोग अपने निवास स्थान और संसाधनों को खाने लगते हैं। आगे है राष्ट्र की प्रतिस्पर्धा निर्भरता। प्रकृति की कोई दीवार नहीं होती है, इसलिए नदी, जंगल, खनिज संपदा, वन्य जीव समृद्धि, कच्छ वनस्पति तथा आदिवासी समुदाय इन देशों के दूसरे तक फैले हुए हैं और उनका पारिस्थितिकी अनुबंधन की राजनीतिक दीवार से बढ़कर हो गया है। अतः एक राज्य के किसी भी कार्यकलाप से दूसरे पड़ोसियों के यहाँ शांति की लहर चली जाती है। उदाहरण भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी क्षेत्र कुछ दुर्लभ प्रजातियों की मछली और कच्छ स्थित का घर बना हुआ है और यह समुद्री लहरों के लिए प्राकृतिक दीवार का कार्य भी करती है। प्रदूषण, अत्यधिक बहाव तथा कच्छ पारिस्थितिकी के विनाश का कोई भी कार्य दूसरे देश के संसाधन प्रवाह और उसके समुद्री तट के मात्रा का प्राकृतिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। संपूर्ण हिंदी महासागर तटीय क्षेत्र पर 985 से 86 में विश्वस्तरीय परमाणु के विरजल फ्रांस और चीन समुद्री अणु परीक्षण हुआ। शरणार्थियों के यूएन हाई कमीशन तथा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी विश्व भर में पारिस्थितिकी बढ़ती संख्या देखकर भयभीत हैं। राज्य की सार्वभौमिकता पृथ्वी के ई प्राकृतिक अधिकार को अलांध्य और अटल है बाधित होती है। केंद्रीय रूप से योजनाएं और नियंत्रण अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार को भी विकास की नीति पर अंधविश्वास के कारण हुए भ्रम निवारण ने पर्यावरण के लिए खराब संघर्ष पैदा किया है। टस और जनेवा में हुए WTO की बैठक में भावनात्मक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न विरोध संकेत देता है कि राजनीतिक
राजनीतिक अपार रूप में पर्यावरण रहेगा और यह वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगा, क्योंकि प्रयुक्त सभी प्राकृतिक संसाधन का समानता से वितरण नहीं हुआ है तथा इसकी प्रतिक्रिया में भी अपने न्यायसंगत प्रयोग के स्तर को अनुपालन करने में असफल हुए हैं। विकास को कायम रखना एक ऐसा मुद्दा है जो याद दिलाता है कि यदि पर्यावरण एक बार खो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करना न केवल कठिन बल्कि कभी-कभी असंभव भी है। अतः इनका प्रयोग न्यायसंगत होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन से यह भी पता चला है कि बहुत ऊर्जा ही हानि दोबारा प्राप्त करना कठिन और कभी-कभी असंभव है। पर्यावरण अर्थशास्त्री जॉर्ज क्यून रोगेन 1971 लिखते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार मुक्त ऊर्जा के एक बार अप्रकट ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार गैर जिम्मेदार विकास लंबे समय में होने के बजाय प्रतिगति के रूप में बदल सकता है। अतः राष्ट्रीय जिन नियति का अनुसरण करते हैं उन्हें निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिनमें कायम रहने का मूल विचार समाहित है। वाहक समर्थक के मुद्दे 1933 में ऑल्टो लियोपोल्ड ऐसे प्रारंभिक लेखक में थे जिनसे उसे संतृप्त बिंदु के रूप में परिभाषित किया, जिस पर एक विशेष प्रजाति के चराई जानवरों उस बिंदुओं के समीप गए जहां चारागाह की गुणवत्ता की सामान्य और निरंतरता गिरावट के बिना और अधिक व्यक्तियों को सहारा नहीं दे सकता। यह हवा और पृथ्वी पर रसायन प्रयोग अथवा नदियों और समुद्र के अत्यधिक प्रभाव पर लागू है, जो भूमि की उत्पादक धीमी गिरावट से खाद्य की उपलब्धता को कम करता है और मछली पकड़ने में भी कमाल है। हवा में प्रदूषण उत्पन्नकारी जनसंख्या की जीवन अवधि को कम करता है और अस्वस्थ बजट को बढ़ाता है। अतः उत्पादन और खरपतवार की बाह्यता का विकास एवं व्यवहार निर्माण में समाविष्ट किए जाने चाहिए। अंतरा उत्पादन तथा अत उत्पादन
समानता तथा न्याय के मुद्दे। पृथ्वी के संसाधनों का प्रयोग केवल कुछ शक्तिशाली राष्ट्र की विशालशीलता, विलासिता, सकता जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणीय है, इन संसाधनों जैसे हवा, पानी, तेल का समानता से वितरण होना चाहिए। राष्ट्रों को उन संसाधन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्यावरण स्तर का पालन करना होगा। प्रत्येक देश को ऐसे संस्थान और नियम बनाने संरक्षण अभियान की सहायता करने, वैश्विक स्तर पर राष्ट्र को ऐसे संस्थान बचाने के तकनीक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र को अपने नागरिकों के उच्च जीव स्तर के संसाधनों के विनाश को रोक सकते हैं। संरक्षण इन संसाधनों पर भावी पीढ़ी के अधिकार की करता है, क्योंकि यह उन सभी का है जो इस पर रहते हैं, साथ ही उनका है जो आने वाले हैं। अतः वर्तमान पीढ़ी द्वारा पृथ्वी के सीमित सामर्थ्य की विलासिता उठाने का मूल्य उन्हें चुकाना होगा, जो बाद में इस पृथ्वी के निवासी होंगे कायम रखता। यह मांग करता है कि आने वाले समय में पृथ्वी पर निवास करने वाले के हिस्से के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। समुदायों और वन्यजीवों के आवास अधिकार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।